Hi, whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power, and magic in it. Today is 21st of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं खोरिया, मंजिरा, धमाल। ये ट्रेडिशनल फोक डांसेस हैं हरियाणा के। 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में पहली बार एडॉप्ट हुआ था पंचायती राज इन 1959। आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जो बना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को। मिनिमम एज 35 होनी चाहिए टू बिकम अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं द पास दैट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत इस पास का नाम क्या है? Which soil is most suitable for the cultivation of cotton in India? In India, which coast receives rainfall from northeast monsoon? Northeast monsoon. Which is the highest peak in Aravalli range? और इस पीक पे एक फेमस टेम्पल है, उसका नाम भी क्या है? Toda tribe belongs to which region of India? Toda tribe. Which is the longest dam in India? This is length, not biggest. Longest dam in India. So these are 6 questions for today. आज की वोकेबलरी है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब जो उचित है, रेलेवेंट और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है अतिवाद, होल्डिंग ऑफ एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज। दिस इज रॉन्ग। प्रिक्लूड का मतलब होता है रोकना। प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, मेक इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल करना, प्रिक्लूड। मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी है। अ फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस टिपिकल विद नो ऑब्वियस कॉज। एफरंटरी, चाइना कर रहा है। इंसोलेंट और इम्पर्टिनेंट बिहेवियर, गुस्ताखी। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary रखना बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक्स हैं, आज हम बात करेंगे इंडियन टीम मीट्स तालिबान डिप्टी पीएम। महाराष्ट्र फर्म है जीएम कंटामिनेटेड राइस। जीएम कंटामिनेटेड राइस जो बेचा गया था यूरोप पे, इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी को आगे देखेंगे। दिस इज कुशीनगर एयरपोर्ट बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है फिजिकल हियरिंग्स पे। टर्निंग ऑफ इंजिन्स एट सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। पॉल्यूशन 15% तक कम हो सकता है। सिटी का एयर क्वालिटी फॉल्स टू पुअर कैटेगरी। आईआईटी का ये स्कीम है, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं सीड फंडिंग को। ये बायोडिकम्पोजर है। दिल्ली पुलिस पुलिस कोमेमोरेशन डे है 21 अक्टूबर 2021। देन 225 फुट लॉन्ग नेशनल फ्लैग डिस्प्ले होगा रेड फोर्ट पे। ये वेदर अलर्ट है, येलो अलर्ट। प्लगिंग द लीक, ये बात है जीएम फूड क्रॉप से रिलेटेड। फॉर चेंज, दिस इज अबाउट अवेयरनेस एंड डिग्निफाइड बिहेवियर फॉर दिस LGBTQIA+ कम्युनिटी। कार्बन मार्केट कॉननरम एट COP 26। आज हम जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और दूसरा कार्बन क्रेडिट का मार्केट, और इसमें अब क्या चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर दिस पेरिस और दिस आर्टिकल 6। आउटलाइंस ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, स्वामी साहब का आर्टिकल है। इसमें लिखा है जो नेक्स्ट वॉरफेयर है वो क्या होगा और इंडिया को कैसे उससे प्रिपेयर होना चाहिए। इज द कोल क्राइसिस ओवर? नो। द ग्लोबल टैक्स रिवॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे 10 अक्टूबर के आर्टिकल को अबाउट मिनिमम टैक्सेशन 15%। देन दिस इज पैंडेमिक, आर्मी स्ट्रेंथन कर रही है LSC। ये कौन सी तोप है? ये कहलाती है बोफोर्स। ऑफलाइन स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। पेंटागन ब्लैक सी सिक्योरिटी टाइज। ऑयल प्राइसेस हाई है इन ऑनर ऑफ कोविड वॉरियर। हीट का इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोड्यूस। दिस इज नेम गेम, फेसबुक नाम चेंज कर रहा है। और ये एथिक्स के कीवर्ड्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्सिक्वेशनलिज्म और डिओन्टोलॉजी। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज है इंडियन टीम मीट्स तालिबान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से इंडियन टीम ने अभी मीटिंग किया। ये मीटिंग हुआ मॉस्को में। 10 नेशन
स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है न्यू रियलिटी इन अफगानिस्तान, और नई रियलिटी क्या है कि तालिबान इज देयर। तो इंडिया ने ज्वाइन किया 10 नेशन का स्टेटमेंट, रिकॉग्नाइज किया न्यू रियलिटी ऑफ द तालिबान इन पावर इन अफगानिस्तान। ये हुआ एक मीटिंग के फॉर्मेट में मॉस्को में। तो तालिबान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनाफी और दूसरे लीडर से यहाँ पे बात हुआ। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड देने की बात किया काबुल को। तो सी दीज आर न्यू इक्वेशंस दोनों साइड कंसिडर कर रही है। जो तालिबान के कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान के, और जो इंडिया के कंसर्न्स हैं, दोनों को अकोमोडेट करना है, इम्प्रूव करना है डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को। इंडियन साइड फाइनली एक्सप्रेस्ड रेडीनेस, अभी तक तो इंडिया बात भी नहीं कर रहा था, अब रेडीनेस है टू प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द अफगान्स। बिकॉज जो ऑर्डिनरी अफगान्स हैं, अफगान पीपल हैं, वो हमेशा से हमारे डियर फ्रेंड्स रहे। तो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, बिफोर तालिबान गवर्नमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान के लोगों के लिए उनको ह्यूमैनिटेरियन एड देती आई है फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो द पॉइंट इज बिकॉज ऑफ दीज अफगानी पीपल, और जो उनकी हार्डशिप हो रही है, फूड नहीं है एट्सेट्रा, शॉर्टेज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेसेसरी है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड कंटिन्यू करेगा इंडिया, और ये हमारी पॉलिसी भी रही है। सो दीज आर द न्यू डेवलपमेंट्स। अब दूसरी बात ये होती है कि अफगानिस्तान का यूज ये तो नहीं होगा टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। टेररिज्म क्या वो इंडिया के अगेंस्ट एज अ टूल तो यूज नहीं होगा। इन सब चीजों पे भी इंडिया ने अपने कंसर्न्स और एप्रीहेंशंस बताए हैं। सो लेट अस सी अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होते हैं। तो सी, ये भी एक लेसन है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में चीजें बदलती है, कंट्रीज का स्टैंड भी चेंज होता है। 2 महीने पहले जो बात थी, आज वो बात नहीं है, आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, देर इज अ न्यू रियलिटी। सो दिस हैपन्स, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, ऐसा होता है। एक फ्रेंड है मेरा, नया नया आईपीएस बना था, यंग आईपीएस। तो वो ड्यूटी पे गया अपनी, देन ड्यूटी पे एक जो ओपोजिशन का ऐसे ही लीडर थे वहां पे, तो उस पे दिस एक्शन ले लिया गया था। अगले साल चुनाव होता है और ओपोजिशन के वही लीडर चुनाव जीत के बॉस बन के आ जाते हैं। दिस हैपन्स, दिस इज अ रियलिटी। सो दिस इज देयर। Maharashtra firm sold GM contaminated rice. So see, यहाँ पे बात है जीएम राइस का। जीएम राइस क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। जीएम राइस से एप्रीहेंशंस होते हैं। एप्रीहेंशंस मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। यूजुअली जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है तो उसके सीवियर ट्रायल्स होते हैं, हेल्थ और दूसरे इकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, बिकॉज इसका कोई वाइड स्केल इम्पैक्ट तो नहीं होगा। तो जैसे यूरोप है, यूरोप इंपोर्ट कराता है तो उसमें क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि ये जीएम फूड क्रॉप है या नहीं है। यूरोप में एक कंसाइनमेंट गया और वो कंसाइनमेंट में लिखा था दिस इज नॉन जीएम क्रॉप। उन्होंने उसका इंस्पेक्शन किया और पाया गया कि ये 500 टन का जो कंसाइनमेंट था वो था एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। और इस बात पे यूरोप की अथॉरिटीज ने इंडिया पे सवाल उठाए। अब इंडिया इस सोच में पड़ गया कि हम लोग जीएम राइस तो बनाते ही नहीं है, तो 500 टन का कंसाइनमेंट कैसे जाएगा यूरोप में? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जीएम राइस तो हमारे यहाँ अप्रूवल भी नहीं मिला है। बट अभी जो प्रिलिमिनरी स्टडी आ रही है वो ये है कि ऐसा हो सकता है। अप्रूवल तो नहीं मिला है, बट जो जीएम फूड क्रॉप्स हैं इसका अक्सर ट्रायल्स होता रहता है। ट्रायल्स जैसे बीटी कॉटन है, इसको अप्रूवल बाद में मिला, बट बीटी कॉटन के पहले से भी बीटी कॉटन वाइडली यूज हो रहा था इन ग्राउंड, ये ग्राउंड रियलिटी थी। तो दिस इज पॉसिबल कि जो जीएम राइस है उसका फील्ड ट्रायल के लिए कोई सैंपल्स दिए गए होंगे और उस सैंपल्स का इलीगली मास प्रोडक्शन हुआ और वो यूरोप में ट्रांसफर कर दिया गया, यूरोप में एक्सपोर्ट कर दिया गया। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अभी फिलहाल के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट आया है उसने कुछ क्लियर बात नहीं कहा है, लेट अस सी। बट ये एक टॉपिक रेज करता है जीएम का, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, और दूसरा एक्सपोर्ट कंट्रोल। एक्सपोर्ट जो होता है उसमें कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो जो ऐसे एपिसोड्स हैं, कहीं ये हमारे एक्सपोर्ट को तो हैम्पर नहीं करेंगे यूरोप में एटसेट्रा, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल भी है, वो आगे देखते हैं। कुशीनगर नाउ हब ऑफ बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट, सी
कुशीनगर, तो कुशीनगर में अभी एक एयरपोर्ट ओपन हुआ है। श्रीलंका से काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्लोजर टाइज होंगे बिकॉज ऑफ दिस कुशीनगर एयरपोर्ट, बिकॉज श्रीलंका में है लार्ज सेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, और बुद्धिस्ट के रूट्स कहाँ हैं? इंडिया में। तो ये एक कल्चरल टाइज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम है, डेस्टिनेशन है। यहाँ पर फाइनल रेस्टिंग प्लेस है गौतम बुद्धा का। गौतम बुद्धा का फाइनल रेस्टिंग प्लेस। इस फाइनल रेस्टिंग प्लेस जो कहलाता है ना, इसका एक बुद्धिस्ट टर्म भी है। अब उसका टर्म का नाम बताइए, गौतम बुद्धा का दिस टर्म, फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, कुशीनगर। बुद्धिज्म में जो लॉर्ड बुद्धा है, गौतम बुद्धा है, इनकी लाइफ को ना सिग्निफाई किया जाता है। जैसे हॉर्स एक चीज बताएगा, लोटस एक चीज बताएगा। तो दिस इज दिस रेस्टिंग प्लेस, इसका नाम क्या है? कुशीनगर। देन ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम है, तो श्रीलंका से ये पूरे ऑफिशियल्स वहां से आ रहे हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क है, मिनिस्टर्स हैं, एटसेट्रा। सो लेट अस सी, दिस इज अगेन गुड। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑन फिजिकल हियरिंग स्पार्क्स डिबेट। सुप्रीम कोर्ट में ये डिबेट चल रहा है, वर्चुअल हियरिंग कंटिन्यू रखें कि अब फिजिकल हियरिंग मतलब ऑफलाइन हियरिंग को वापस रिज्यूम करें। इस बात पे आर्ग्यूमेंट्स है। सम आर सेइंग कि ऑफलाइन फिजिकल जो हियरिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट अननेसेसरी उसको डिले कर रहा है, विच इज नॉट राइट। लेट अस सी। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। जो बुद्धा का हमने बात किया, बुद्धिस्ट टूरिस्ट का, तो आज एक बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, और वो है प्रिपेयर अ नोट ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के बारे में पढ़िए और सारी चीजें कंसोलिडेट करके एक या दो पन्ने पे आप लिखिए। ये चीज आपको बहुत रिवॉर्डिंग रहेगी हर एग्जाम के लिए, एवरी एग्जाम। गौतम बुद्धा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। फोर नोबल ट्रुथ क्या है, एट फोल्ड पाथ क्या है, गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, इनसे रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड चीजें, इवेंट्स कौन कौन सी थी, ये सब राइट इट डाउन। गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स होती हैं, जैसे त्रिपिटका हमने पढ़ा है, तो गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो आज के टाइम पे और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। जैसे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, नॉन मटेरियलिस्टिक। सो द पॉइंट इज, ट्राई टू हाईलाइट द टीचिंग्स, लाइफ इवेंट्स ऑफ गौतम बुद्धा, एंड उसको कंटेम्पररी बनाने के लिए उसमें थोड़ा करंट अफेयर्स का लेयर भी बनाइए। करंट अफेयर्स से ये फायदा होता है कि जो जैसे स्टैटिक पार्ट है, अब स्टैटिक पार्ट तो कांस्टेंट है, सभी स्टूडेंट एक ही बात लिखेंगे लाइव टीचिंग्स में, बट आपने उसका अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया आज की डेट की इवेंट से लिंक करके, तो वो आपके आंसर को यूनिक बनाएगा, यूनिक। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देन टर्निंग ऑफ इंजन एट सिग्नल कैन हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन बाय 15%। कितना सिंपल सा तरीका है, बट ये सिंपल सा तरीका भी पॉल्यूशन को 15% तक कम कर सकता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का एक ट्रैफिक दिस कैंपेन है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, अननेसेसरी इंजन ऑन मत रखिए। जैसे 3-3 मिनट तक रेड लाइट है, ऑफ योर इंजन। Red light on गाड़ी off campaign is to stop the burning of fuel in vehicles parked at intersections. So this is good. Red light on गाड़ी off. अब जैसे ये एक छोटे छोटे स्मार्ट से ये टॉपिक दिखे, टैम्पलेट दिखे, आपको कोई आंसर लिखना है, एयर क्वालिटी को कैसे बेटर करें, दिल्ली में क्या चैलेंजेस वगैरह हैं, आप ये एक सिंपल पॉइंट लिख सकते हो, टर्निंग ऑफ इंजन एट सिग्नल कैन हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन। एक्सीलेंट। ये ऐसे वन लाइनर से क्या होता है, आपके आंसर में वैरायटी आती है, रेंज आती है। रेंज होना बहुत जरूरी है। इट टेल्स कि आप मल्टी डायमेंशनल सोच सकते हो, इधर से ऐसे करके। दिस टेल्स योर थॉट प्रोसेस, सो ट्राई टू इनकलकेट दिस थिंग इन योर आंसर राइटिंग। देन फायर क्रैकर्स, और ये दिल्ली का एयर क्वालिटी फॉल्स टू पुअर कैटेगरी, और वर्जन हो सकती है, विंटर इज कमिंग, एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज लगेंगे। हमें यहाँ एक ही चीज़ याद रखनी है, ग्रेडेड एक्शन जो प्लान है क्लाइमेट रिलेटेड, उसमें बहुत एक्सीलेंट पॉइंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्राई टू मेमोराइज एंड यूज इट ऑफन। सिटी एयर क्वालिटी, बिकॉज वो यूनिवर्सल पॉइंट्स हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं। बाकी PM2.5, PM10, हर जगह AQI का कीवर्ड दिखना चाहिए। एक सफर ऐप जो है, सफर का कीवर्ड भी दिखना चाहिए आंसर में। सो डू दिस। देन IIT ने अनाउंस किया है स्कॉलरशिप सीड फंडिंग। सी, आज का जो दौर है ना, इनोवेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इनोवेशन की जो यंगस्टर्स हैं, उनके एनर्जी, उनके नए थॉट्स, नए
प्रोसेस, डायमेंशंस, उसको एक डायरेक्शन दे। तो जैसे जो बीटेक या डुअल डिग्री कर रहे हैं, 15 विमेन 15 मैन परस्यूइंग दिस, उनको ये एंडाउमेंट फंड से हेल्प किया जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे कोई स्टार्टअप है या फिर कुछ एक नया आइडिया ट्राई करना है तो उसको बैक किया जाएगा, फंडिंग प्रॉपर रहेगी। और इसके लिए एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज के लिए जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह में भी हेल्प होगा। और इसमें वो जो एलुमनाई है आईआईटी की, उनसे भी हेल्प का डिमांड यहाँ पे किया है, एलुमनाई। सो दिस इज गुड, कलेक्टिव सपोर्ट भी होगा एलुमनाई टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स विजन। तो ये डायरेक्टर है मिस्टर राम गोपाल राव और चेयरमैन, इन्होंने ये बात की है। सो दिस टेल्स कि इनोवेशन क्यों जरूरी है। जो रॉट लर्निंग है उसमें भी अब चेंजेस की जरूरत है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फाइंड करने पे हमें फोकस करना चाहिए। ऐसे ही गवर्नमेंट एक चलाती है हैकाथॉन। हैकाथॉन हैकाथॉन क्या होता है? आंसर हैकाथॉन। देन दिस इज पुलिस कोमेमोरेशन डे है 21 अक्टूबर 2021। होल्डिंग बैक अवर टीयर्स वी सैल्यूट अवर कॉलीग्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, पुलिस। तो ऑनर किया जा रहा है मेमोरी ब्रेव कॉलिग को, सैक्रिफाइस जो उन्होंने किया है टू स्ट्रेंथन सोसाइटी, कंट्री, प्रोटेक्ट द सिटीजन विद ग्रेटर डेडिकेशन। तो ये है दिस पुलिस कोमेमोरेशन डे। सो दिस इज द सेकेंड पेज। थर्ड पेज है, दिल्ली गवर्नमेंट ने 50,000 दिस कंपनसेशन फॉर फार्मर। एसडीएमसी स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, इतने नए टीचर्स हैं वहाँ पे। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, रिमेंबर दिस कीवर्ड। 225 फीट की नेशनल फ्लैग डिस्प्ले होगा रेड फोर्ट से, और ये क्या मार्क करेगा? 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो अभी हमने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। एक्सेलेंट। तो 225 फीट का ये नेशनल फ्लैग है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन यहाँ पे बनाया है, रेड फोर्ट पे होगा। 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन के बिहाफ में। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। एक्सेलेंट। Then this is page number 5. Toll in rain related incidents rises to 42. See, ये है येलो अलर्ट। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम, थ्रिस्सूर और मल्लापुरम में येलो अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट यहाँ है कोट्टायम, इदुक्की में। तो रेन्स बहुत हो रही है, डिजास्टर का थ्रेड है, तो ऐसी वार्निंग दी गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी हैवी रेन्स यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है। कलर कोड कुछ ही दिन पहले पढ़ा है, येलो कोड, ऑरेंज, रेड, लाइक दैट। तो यहाँ ऑरेंज और रेड है, ये ऑरेंज येलो। देन प्राइम मिनिस्टर इनवाइट्स ऑयल मेजर्स टू पार्टनर विद इंडिया, बी सेफ एंड बी हैप्पी इन फेस्टिवल टाइम। प्लगिंग द लीक, प्लगिंग द लीक। अब ये बात है, हमारे यहाँ जीएम मॉडिफाइड राइस का अप्रूवल मिला नहीं है, फिर भी राइस का इतना प्रोडक्शन हुआ, सपोज हुआ, और वो प्रोडक्शन जिस राइस का हुआ था वो एक्सपोर्ट भी हो गया। इससे हमारी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, रिलायबिलिटी है, उस पर हिट हुआ है। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे बीटी कॉटन की भी बात करें, बीटी कॉटन ना जब अप्रूवल मिला, अप्रूवल मिल गया, बट अप्रूवल मिलने से पहले भी वाइडली प्रिवेलेंट था फार्मर्स फील्ड में। मतलब अप्रूवल नहीं मिला है पर वाइड स्केल में ग्राउंड पे बीटी कॉटन का यूजेज हो रहा है। सिमिलरली बीटी ब्रिंजल का भी है। और एक हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन भी एक नया आया है, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था। ये वेस्टर्न दिस गुजरात, वेस्टर्न एमपी, इस तरफ ये बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है, हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन, जबकि इसको अप्रूवल नहीं दिया गया है। सो दिस टेल्स की चेक रखना भी ज़रूरी है क्रॉप्स का, क्योंकि कल को अगर से बीटी टॉलरेंट, दिस हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन का एक्सपोर्ट होता है, बट ऑफिशियली तो हम इसको प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, तो इससे हमारी जो इमेज है एक्सपोर्ट की, स्पेशली फूड रिलेटेड, वो हिट होती है। तो यही आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो 500 टन का राइस इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, यूरोप में गया, और उसमें लिखा था कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, बट वो निकला जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इससे सवाल उठ गए इंडिया के एक्सपोर्ट पे। इंडिया हाई वैल्यू एक्सपोर्ट करता है 63,000 करोड़ का एनुअली। और क्या होता है, जैसे बिजनेस है, एक्सपोर्ट है, ये भी रेपुटेशन पे चलता है। तो दैट इज वाई इंडिया को इसको सीरियसली लेना चाहिए। India does not permit commercial cultivation of GM rice, but research groups are testing varieties of such rice in trial plots. और ऐसे ही किसी ट्रायल प्लॉट से इलीगली मेजर प्रोडक्शन हुआ और 500 टन का एक्सपोर्ट हो गया। दिस इज पॉसिबल। हाउएवर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, अभी इसकी जांच होगी। लेट अस सी। Many Indian farmers are dependent on European imports. Center must rush
rush to assuage importers that India produces is compliant with the trade demand. वरना ये एक्सपोर्ट मतलब यूरोप इंपोर्ट करा रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हिट होगा तो 63,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हिट हो सकती है. सो दैट इज वाई इसको सीरियसली लेना चाहिए. और बाकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जैसे कॉटन को दिया है हमने, तो दूसरी जो स्पीशीज भी हैं, ट्रायल्स भी चल रहे हैं, उसको भी स्ट्रिक्टर वे में मॉनिटर करना ज़रूरी है. और स्टेट की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और फील्ड में जो रिक्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको भी ब्रिज करना ज़रूरी है, एकेडमिक और इंडस्ट्री की डिमांड. This is for change. Changes in law on same-sex relations must be along with an attitudinal change in society. ये बात है अभी रिसेंट एडवाइजरी नेशनल मेडिकल कमीशन का. इसने एडवाइजरी ने एम्फेसाइज किया है कि हम जो करते हैं डेरोगेटरी रेफरेंसेस LGBTQI प्लस कम्युनिटी के अगेंस्ट टेक्स्ट बुक्स में, टीचिंग मेथड्स में, जनरल सोसाइटी में, स्टेटमेंट्स में, न्यूज़ में, दिस इज नॉट एट ऑल राइट. ये अगेंस्ट है ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन डिग्निफाइड वैल्यूज. ये मैटर अभी कोर्ट में भी है. कोर्ट ने भी इस बारे में ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कि इस टाइप का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वैल्यू है. तो द पॉइंट इज, इसमें रूल्स तो हम बना देंगे बट इन जनरल पब्लिक पीपल को भी हमें दिस जो टैबूज हैं या फिर जो सोच है उसमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे. सो कोर्ट ने यही कहा है, इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग दिस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय एन एटीट्यूडिनल चेंज. सी, एटीट्यूडिनल चेंज इन सोसाइटी एट लार्ज, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी ह्यूमन बींग, हर ह्यूमन बींग को एक राइट है और वो राइट है राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर. दिस शुड बी रेस्पेक्टेड. Then this is the carbon markets conundrum at COP26. conundrum का मतलब होता है पहेली, और ये पहेली है कार्बन मार्केट की. COP26 ग्लासगो. पहले हम ये जानते हैं कि ये कार्बन ट्रेडिंग है क्या. सी, बैक टू क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल का जो दौर था वो ये था कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, तो कोई एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे कार्बन एमिशन को हम कम कर सकें. कार्बन एमिशन क्या होता है? जैसे इंडस्ट्री में कुछ बर्निंग हो रही है, फॉसिल फ्यूल है, ऑटोमोबाइल है, इससे निकलती है CO2 कार्बन, और ये होती है ग्रीन हाउस गैस जो वापस वेव्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, दिस लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस लौट के जा रही है स्पेस में, उसको ये कैप्चर कर लेता है. और उससे क्या होता है? ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है. अप टू अ लिमिट राइज हो रहा है, देन इट इज गुड. बट ज़्यादा राइज होता है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, आइस मेल्ट होता है, सी लेवल राइज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है. जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई है तब से ये ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बढ़ा. तो आइडिया इज दिस क्योटो प्रोटोकॉल की ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन एमिशन, इसको कम करें. कम कैसे करेंगे? कम करने के लिए दो इनोवेटिव तरीके निकाले. एक निकाला क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और दूसरा जो एमिशन हो रहा है कार्बन उसका ट्रेडिंग कराते हैं. तो अब इसमें ये बात देखने की ज़रूरत थी कि कुछ कंट्रीज होती हैं डेवलप्ड, कुछ होती हैं डेवलपिंग. जैसे यूके हुआ, यूके डेवलप्ड है, यूएसए डेवलप्ड है. अभी इंडिया की बात करो, नॉट डेवलप्ड, डेवलपिंग है. तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो होनी चाहिए CBDR, कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट कंजर्वेशन, बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है. यूएस यूके की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इंडिया की कम है. तो यूएस यूके बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहे हैं, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आएंगी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में. मतलब कि आपको 100 यूनिट कार्बन एमिट करना था बट आप कर रहे हो 150, तो ये जो 50 एक्स्ट्रा है इसको आपको ऑफसेट करना पड़ेगा. ऑफसेट कैसे करोगे? या तो CDM के थ्रू करो, मतलब जो डेवलपिंग वगैरह कंट्रीज हैं वहाँ कुछ ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करो, इन्वेस्टमेंट करो. मतलब आपने गलत काम किया है तो अब उसकी एक कंपनसेशन करो. जैसे कैंपा होता है ना फॉरेस्ट का, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट क्लियर किया है तो कैंपा के थ्रू आपको कुछ रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा. तो सिमिलरली CDM में ये था कि आपने ज़्यादा कार्बन एमिट किया है तो कुछ एक डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्लीन एनर्जी का आपको उसमें इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे टू कंपनसेट दैट एमिशन. तो ये तो CDM हो. दूसरा ये होता है कि जैसे इंडिया को भी 100 यूनिट मिला, यूएसए को भी 100 यूनिट मिला. इंडिया ने केवल 50 खर्च किया, यूएसए ने 150 खर्च किया. तो इंडिया 50 यूनिट यूएसए को बेच देगा एक्स्ट्रा. तो इससे क्या होता है? एक मार्केट बन गया. जो डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज कम एमिट कर रही है वो अपना एक्स्ट्रा बेच देंगी तो उनको पैसा मिलेगा.
और जो ज़्यादा खर्च कर रही है उनको खरीदना पड़ेगा इन कंट्रीज से अपना एक्स्ट्रा कंपनसेट करने के लिए। तो ये तो बड़ा अच्छा मैकेनिज्म लग रहा था। अब आता है यूएनएफसीसी की COP26 है, बट उससे पहले आता है पेरिस एग्रीमेंट। आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस करता है प्रोविजन फॉर यूजिंग इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स टू फैसिलिटेट फुलफिलमेंट ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय कंट्री। एक्चुअली ये जो टाइम आ रहा है 15-16 पेरिस का, अब डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं कि ये तो बड़ा लोड पड़ रहा है इनके ऊपर कार्बन को कम करने का, और डेवलपिंग कंट्रीज पे कोई प्रेशर ही नहीं पड़ रहा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज अब डेवलपिंग कंट्रीज को भी प्रेशराइज करती है कि आपको भी कुछ कंडीशंस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो वो आता है दिस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब क्लाइमेट चेंज का लोड अब डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी डालने की बात है। तो इंडिया ने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के थ्रू वॉलंटरी डिक्लेरेशन किया कि हम इतना इतना कट करेंगे, बट प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, हम मन से कर रहे हैं। तो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आए। अब इसमें ये बात है कि जो एक्स्ट्रा एमिशन हो रहा था पहले इंटरनेशनल मार्केट में सेल करता था, कम हो रहा था तो आप एक्स्ट्रा सेल कर देते थे, अभी वो इधर ऑफसेट होने लग जाएगा एनडीसी में। ये अगेन एक टॉक है COP26 में, इसके बाद इस पे फिर से बात करेंगे। तो अनलाइक द क्योटो प्रोटोकॉल, नाउ इवन डेवलपिंग कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू हैव मिटिगेशन टारगेट। पेरिस के बाद क्योटो तो पहले आया था, पेरिस 15-16, दिस मिटिगेशन टारगेट डेवलपिंग कंट्रीज को भी। डेवलपिंग कंट्रीज आर फेस्ड विद द डायलेमा ऑफ ईदर सेलिंग देयर कार्बन क्रेडिट इन रिटर्न फॉर लुक्रेटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा 50 था, इसको बेच दें ताकि बाहर से पैसा कुछ अच्छा मिले, या फिर ये जो 50 है उससे खुद के मिटिगेशन टारगेट को फुलफिल करें। तो ये अब डायलेमा आ गया। तो दिस हैज मेड आर्टिकल 6 अ हाईली सेंसिटिव इशू। केयरफुल बैलेंसिंग जरूरी है इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस में भी। एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज का जो टारगेट है वो बैकसीट नहीं लेना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट है, पूरा आर्ग्यूमेंट है आर्टिकल 6 ऑफ दिस पेरिस डील। अब अब बात आती है इसमें चैलेंजेस जो हैं। चैलेंजेस क्या हैं? एक तो सीडीएम ट्रांजिशन है, दूसरा अकाउंटिंग रूल्स है, तीसरा शेयर ऑफ प्रोसीड्स टू द एडेप्शन फंड है। पहला जो है सीडीएम ट्रांजिशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में पहले तो एक ड्यू डिलिजेंस क्रेडिट्स दिया था यूएनएफसीसी ओवरसाइट्स में। आर्टिकल 6 जो आया, मैकेनिज्म शुड ऑनर द प्रीवियस डिसीजन, मतलब अभी जो चेंजेस आए तो आपने पोस्ट डेट में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में, जैसे यूएस की किसी फर्म ने इंडिया में कुछ 100,000 करोड़ का ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो बाद में जो नए चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है उसको भी फैक्टर इन करना चाहिए। अलाउ स्मूथ ट्रांजिशन, प्रीवियस जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको ऑनर करें। क्रेडिट टू इंश्योर वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं हो कि बीच में ही वो स्टॉप हो जाए, हैंग हो जाए, नो। तो पहला तो जो ट्रांजिशन है, सीडीएम रूल्स वगैरह जो भी होंगे उसमें आपको स्मूथनेस दिखानी है। दूसरा अकाउंटिंग रूल्स, कौन से इन्वेस्टमेंट को फैक्टर इन करना है, नहीं करना है, इन सब का एक प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। अकाउंटिंग मतलब नंबर्स। तीसरा है शेयर ऑफ प्रोसीड्स, जो भी इससे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो भी फंड्स हैं, फंड्स ना प्रॉपरली अलोकेट होने चाहिए क्लाइमेट फंड में, क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड में। बिकॉज इन दी एंड जो रिन्यूएबल में ट्रांसफर करना भी चाहते हो तो पैसे लगेंगे, तो पैसे की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तीन चीजों पे इन्होंने कंसर्न्स उठाया है, सीडीएम के ट्रांजिशन, अकाउंटिंग रूल्स और शेयर ऑफ प्रोसीड्स टू एडेप्टेशन फंड, 1 2 3। तो अभी जो चेंज आ भी रहा है वो देखते हैं क्या होता है, अभी मीटिंग्स एंड ऑल में और क्लैरिफाई होगा। सेंट्रल जो है डिस्कशन में वो बस यही है कि आर्टिकल 6 में इक्विटेबल शेयरिंग इंश्योर हो, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और एक फुल प्रूफ प्लान हम अडेप्ट करें क्लाइमेट फाइट का। कार्बन मार्केट अलाउ करता है डेवलप्ड कंट्रीज को टू कीप एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब इनके पास तो पैसा है, ज़्यादा 200-250 यूनिट भी कर रहे हैं जबकि 100 से ज़्यादा नहीं होना था, बट बिकॉज इनके पास पैसा है तो जो एक्स्ट्रा 150, 200, 250 यूनिट है वो किसी अफ्रीका की कंट्री, एशिया की कंट्री से खरीद लेते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस इमिट कर ही रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव गॉट मनी, दे सिंपली ट्रेड, कीप emitting greenhouse gases। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं बेनिफिट फ्रॉम द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ देयर कार्बन क्रेडिट। तो इन अ वे गरीब जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग है, उनको अपना एक्स्ट्रा कोटा बेच के पैसे भी मिल रहे थे। ये मैकेनिज्म वर्क कर रहा था,
बट इसमें भी वही बात है एथिकल एंड मॉरल की, एक्चुअली में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कम नहीं कर रही हैं अपना कार्बन एमिशन। और अब इसमें आर्टिकल 6 में जो चेंजेस हैं वो भी क्वेश्चन उठाएगा दिस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आने का डेवलपिंग कंट्रीज में। लेट अस सी। तो अभी हमको ये पता चल गया है कि COP26 मार्केट कॉननरम बना है। जब भी ये सवाल आए हमें क्योटो प्रोटोकॉल लिखना है, फिर पेरिस अग्रीमेंट लिखना है, उसमें लिखना है आर्टिकल 6 इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लिखना है। क्योटो प्रोटोकॉल के दो पिलर हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और दूसरा दिस ट्रेडिंग ऑफ दिस कार्बन एमिशन। सो दीज आर द थिंग्स। और सॉल्यूशन में तीन बात लिखना है। CDM ट्रांजिशन पे क्या होगा, क्लैरिटी, सॉल्यूशन मतलब क्लैरिटी, अकाउंटिंग रूल्स एंड शेयर ऑफ प्रोसीड्स टू द एडेप्टेशन फंड। ओके, अब जो नेक्स्ट है द आउटलाइंस ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। आपने बताया है यहाँ पे कि जो सिक्योरिटी है वो अब क्या नए थ्रेट्स आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये GS3 का, नेशनल सिक्योरिटी। अभी जो थ्रेट आ रहा है वो है साइबर टेक्नोलॉजी का। ये सबसे ज़्यादा हमारा सेंटर स्टेज लेगा सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। बिकॉज साइबर टेक्नोलॉजी में पहले ऐसा था कि US बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, कोई आइलैंड का कंट्री है वो छोटा सा है, तो साइज के हिसाब से हम उस कंट्री की स्ट्रेंथ देखते थे। बट जब से साइबर डिजिटल आया है आपको चाहिए एक लैपटॉप एंड यू कुड डू एनीथिंग। सो द पॉइंट इज साइज अब मैटर नहीं करता, लैंड साइज, GDP साइज ये अब इररेलेवेंट हो गया है साइबर टेक्नोलॉजी के वॉरफेयर में। साइबर वॉरफेयर है, इसमें स्केलेबिलिटी भी होती है। स्केलेबिलिटी मतलब एक साथ आप मिलियंस एंड लोगों को क्विकली रीच कर सकते हो, स्केलेबल है। स्पीड है, इंस्टेंटेनियसली अटैक होता है, विद इन मिनट्स डन हो जाता है। ग्लोबल रीच है इसमें। तो द पॉइंट इज साइबर वॉरफेयर ने जो वॉर के नियम है वही बदल दिए हैं। ये ग्रेट इक्वलाइजर है। अब तीन सॉल्यूशंस दिए हैं यहाँ पे। बिफोर दैट जैसे साइबर वॉरफेयर के अलावा अगर टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड करें तो ड्रोन्स के अटैक होने लग गए हैं। जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा था एयरबेस में ड्रोन्स के अटैक। रोबोट्स आ गए हैं, सैटेलाइट्स हैं, एडवांस्ड कंप्यूटर्स है, AI है, नैनोटेक है। ये नए कीवर्ड्स हैं, नए वॉरफेयर के कीवर्ड्स हैं। इसमें ज़रूरी है कि हम अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करें इनको काउंटर करने के लिए। दूसरा एक वॉरफेयर का नया तरीका आ गया है, वो मेंटल और इमोशनल गुलाम बनाना, स्लेव बनाना। कभी आपने सोचा है ऐसा तो नहीं कि आप इंस्टाग्राम के स्लेव बन गए हो? इंस्टाग्राम में कोई एक सेलिब्रिटी है, कुछ भी ट्रेंड चल जाता है और आप भी स्टुपिडली उसी काम को करने लग जाते हो। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं या फिर ई-कॉमर्स कंपनीज हैं ये आपको अपना स्लेव बना दिया है, मेंटल एंड इमोशनल। यू आर नॉट यूजिंग योर ओन ब्रेन, यू आर जस्ट कॉपिंग वॉट एवर द मास पब्लिक इज सेइंग, वॉट एवर द इन्फ्लुएंसर्स आर टेलिंग यू। तो आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग गई मतलब आप गुलामी कर रहे हो। मेंटल एंड इमोशनल मैनुपुलेशन होता है। मैनुपुलेशन में भी मार्केटिंग फर्म्स देखना, हर मार्केटिंग टारगेट की जाती है चिल्ड्रन पे, बच्चों पे, बिकॉज बच्चों को टारगेट करना इजी होता है, उनके डिसीजंस को मैनुपुलेट करना। सो दिस इज द थिंग, मेंटल एंड इमोशनल मैनुपुलेशन। और फिर बच्चे डिमांड करते हैं तो फिर पेरेंट्स भी फिर फुलफिल करना पड़ता है। सो दैट इज वाई मैनुपुलेशन होता है मेंटल एंड इमोशनल। अब ये जो वॉरफेयर चेंज हुआ है तो इसमें हम कैसे डील करें। पहला, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें एक्चुअली में कि क्या डिफेंड करना है और क्या डिफेंड नहीं करना है। डिफाइन व्हाट एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिफेंडेड। जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ टाइम पहले देखा था, डिफेंड क्या करना है। बिकॉज वॉर का भी रूल होता है, हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती है, कुछ जगह जीत तब है जब आपने वो लड़ाई नहीं लड़ी। सो डिफाइन व्हाट एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिफेंडेड। सेकेंड, प्रायोरिटीज क्या है, नए डिपार्टमेंट्स बनाएं, इनोवेशन करें, टेक्नोलॉजी, नई जनरेशन की जो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन फ्यूल, डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर, थोरियम फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, दिस इज एंटी कंप्यूटर वायरसेस, इम्यूनिटी करें। जैसे अभी कोविड जैसे आया, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहा जा सकता है। आपके पास लेटेस्ट प्लेन्स हैं, लेटेस्ट मशीन्स हैं, बट उसको चला तो इंसान रहा है, ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग पे ही अटैक करके, वायरस करके नलीफाई कर दिया, आपने वॉर जीत लिया। सो दिस इज अगेन वन सोफेस्टिकेटेड वॉरफेयर। इम्यूनिटी क्रिएटिंग मेडिसिन जरूरी है। देन स्ट्रैटेजी हो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो। इंडिया की जो वॉरफेयर टैक्टिक्स है वो डेटरेंस पे ज्यादा होती है। मतलब हमारा ये स्वभाव भी रहा है और हमारी हिस्ट्री भी है हजारों सालों की, हमने कभी किसी पे अटैक नहीं किया।
वी आर अ पीस लविंग कंट्री। इतने अटैक्स हुए, एट्रोसिटीज हुए इंडिया पे, बट इंडिया कभी इधर नहीं गया कि सेंट्रल एशिया जा रहा है या फिर इधर जा रहा है अटैक करने। नो, द पॉइंट इज हमारी स्ट्रैटेजी है वी आर पीस लिविंग बट वी आर वेल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हमारी बनी रहनी चाहिए, और स्ट्रेंथ के लिए वर्ड होता है डेटरेंस। जैसे न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी भी है। डेटरेंस मतलब सामने वाला दिस एफरंटरी नहीं करे हम पर दिस अटैक करने की, दैट इज डेटरेंस। और डेटरेंस के लिए हमें स्ट्रांग बनना जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर स्ट्रांग नोबडी अटैक यू। सो दिस इज द थिंग, डेटरेंस। सेकेंड, फ्रेंड्स बनाना भी जरूरी है लाइक माइंडेड कंट्रीज में। जैसे हमने क्वाड बनाया, जो ईस्टर्न इंडिया पैसिफिक का क्वाड है, उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, देन इंडिया यूएसए है। जो अभी मिडिल ईस्ट वाला दिस अरेबियन पेनिनसुला वाला क्वाड है, तो इसमें कौन है? यूएई है ना, देन इंडिया है, देन इजराइल है, सो यूएसए है। सो दिस इज अगेन क्वाड। लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप करो। फोर्थ हो सकता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन करो, न्यू वॉरफेयर के लिए खुद को प्रिपेयर करो। आज की डेट में इंडिया एक बहुत डिफिकल्ट फेज से क्रॉस कर रहा है। डिफिकल्ट, चैलेंजेस आर प्लेंटी। आइडेंटिफाई द माउंटिंग थ्रेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस टू द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत थॉटफुल क्वेश्चन है। मैच्योरिटी के साथ इसका आंसर लिखिएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल challenges. Okay, then this is the outlines of national policy. कर्नाटका की पॉलिसी, लैंग्वेज ऑफ ऑटोनॉमी, कोल क्राइसिस ओवर है? नो। अनिल स्वरूप साहब ने लिखा है द सप्लाई ऑफ कोल इन इंडिया इज वेल बिलो द डिमांड। द ग्लोबल टैक्स रिवॉल्यूशन है, गोल्डन इरा ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आ रहा है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में तीन डिफरेंसेस बताइए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और सबका एक दो एग्जांपल्स भी बताइएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो यहाँ बात है ग्लोबल टैक्स रिवॉल्यूशन का। सी, 10 अक्टूबर को हमने पढ़ा था मिनिमम टैक्स 15%। रेगुलर रहिए, हम सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ने वाले हैं, बिकॉज न्यूज पता है डेवलप कैसे होती है। पहले एक न्यूज आती है, कुछ दिनों बाद उसमें थोड़े और डिटेल्स आते हैं, फिर प्रोज के पॉइंट्स आते हैं, फिर कुछ टाइम बाद कॉन्स के पॉइंट्स आते हैं, फिर ऐसे करके धीरे धीरे न्यूज कंप्लीट होती है। अगर हम पहले ही दिन में उसको कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो क्या होगा, रीवर्क बहुत होगा, बहुत होगा, बिकॉज पहले ही दिन सारी क्लैरिटी नहीं आती है। सो दैट इज वाई न्यूज को जैसे वो प्रोग्रेस करे वैसे फॉलो करना चाहिए। और वी आर नॉट न्यूज मीडिया, अपना जो पर्पज है वो लर्निंग एंड दिस एजुकेशन है, और वो भी फॉर एग्जाम स्पेसिफिक पर्पजेस। तो अपना ये मैंडेट नहीं है कि हम मिनट बाय मिनट सारी न्यूज कवर कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब जैसे ये मिनिमम टैक्स है 15%, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा, इसको सिलेबस से लिंक किया, इंडिया के कंसर्न्स देखे। अब ये जो आर्टिकल है वो लिखा है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडवोकेट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एक्चुअल इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं और अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं कि डायरेक्ट टैक्स इससे बढ़ेगा तो इससे फायदा होगा, टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ेगा। अब इसका एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मिनिमम टैक्स 15% क्या था? तो ये होता था, जैसे एक कंपनी ए है ना, कंपनी ए ने बोला कि जब मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना है तो बोलेगी कि हम तो इंडियन है, बट जब टैक्स देने की बात करते ही है तो ये कंपनी किसी आइलैंड नेशन में खुद को रजिस्टर करा लेगी और वो है टैक्स हेवन, और टैक्स बचाएगी। ये पूरी तरह लीगल होगा, बट दे आर actually abusing the loopholes in tax laws. So for over a century now, corporate tax system was based on the application of twin principles of source rule and residence rule. तो ये जो कंपनीज होती हैं ये इंडिया में रेसिडेंस नहीं होती, कहने को इंडियन बता रही हैं बट ये किसी दूसरे देश में रजिस्टर्ड है, रेसिडेंस दूसरा कंट्री है। तो ये बोलती है हम टैक्स भी वहीं पे देंगे, फिर दूसरी कंट्री के साथ अपने अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है तो वो बड़े इजीली इंडिया में टैक्स देने से बच जाएंगे। अब अगर कंपनी का नेचर है डिजिटल डिजिटल तो डिजिटल तो अभी देखा अपन ने कंप्यूटर से कहीं से भी ऑपरेट हो सकती है, तो इन पे टैक्स लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सोर्स रूल और रेसिडेंस रूल, ग्लोबलाइजेशन के कारण एमएनसी रिप्लेस कर देती है फियर्स ऑफ डबल टैक्सेशन विद द जॉयज ऑफ डबल नॉन टैक्सेशन, एक्सप्लॉइट करती है मिसमैच बिटवीन टैक्स लॉज वेरियस कंट्रीज में, टैक्सेबल प्रॉफिट को कम भी बताती है कि वी आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट और टैक्स कम कर देंगे। तो डिजिटलाइज वर्ड मेक देयर टास्क ईजियर। तो बहुत टाइम से बात हो रही थी कि ऐसा नहीं हो कि जैसे बहुत बड़ी कंपनी है पर वो टैक्स दे रही है 2% या टैक्स ही नहीं दे रही है। एक मिनिमम टैक्स लगा दो कि 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा,
तो इससे आया मिनिमम टैक्स 15%। तो ये बात हुआ OECD प्लस, और इन सब ने अभी बात किया था, 180 प्लस नेशन ने अग्री भी किया। MNC would no longer pay taxes in the country where they register their headquarter for tax purposes, but would pay in the country where they generate tax sale। जैसे गूगल कंपनी है, रजिस्टर तो कैलिफोर्निया में है, बट ऑपरेट इंडिया में कर रही है, तो टैक्स कहाँ पे देना पड़ेगा उसे? सेल्स है वगैरह है, वो इंडिया में हो रहा है, तो जनरेट देयर सेल्स, ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, इस चीज को भी फैक्टर इन करेंगे, और कम से कम 15% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे। तो ये अभी भी अर्ली न्यूज़ है, अभी भी यही बात है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, अभी एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, एग्जीक्यूट कैसे करें। और इसमें जैसे इक्वलाइजेशन लेवी भी लगाया था इंडिया ने, गूगल टैक्स, बिकॉज MNC फेसबुक इंडिया में नहीं है, फिर इंडिया में इतना यूजर बेस है, अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो टैक्स कहाँ लगाओगे? इस टैक्स लूप होल्स को प्लग करना है, और इसीलिए ये एक नया रिवॉल्यूशन है। तो दिस इज गोल्डन इरा है डायरेक्ट टैक्स का। लेट अस सी, तो दिस इज टैक्सेशन। A wet October in Kerala, spatial temporal distribution of monsoon. This is also one thing. Pandemic fueled rise in child sexual abuse online. COVID-19 created a perfect storm of conditions. ऑनलाइन में यू जस्ट डोंट नो एनीबडी, यू डोंट नो एनीबडी, और इस चीज का फायदा उठाकर अक्सर जो नए हैं, बच्चे हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको गलिबल हैं, उनका कई बार अब्यूज भी होता है, अब्यूज भी होता है। सो दैट इज वाई यहाँ पर भी जो जरूरत है वो है अवेयरनेस की। लॉज स्ट्रिंजेंट रखें, पेरेंट्स की भी ड्यूटी है वो मॉनिटर करें अपने चाइल्ड के इंटरनेट व्यू को, इंटरनेट यूजेज को, और सेफगार्ड करें फ्रॉम दिस ऑनलाइन, दिस एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इन ऑनलाइन। ओके, और ऑनलाइन में भी ना कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में नहीं पड़ना है। ऑल्दो अवर दिस ग्रुप इज वेरी वेरी सिविलाइज्ड एंड वेरी मैच्योर पीपल, सिविल सर्विसेज में जो तैयारी के लिए आता है वो वैसे भी बहुत सेंसिबल एंड मैच्योर होता है, बट स्टिल कभी भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या फिर अनटूवर्ड कमेंट्स या फिर डेरोगेटरी या फिर अब्यूजिव, अवॉइड दिस थिंग। ओके, एंड डोंट एंगेज। इफ यू फाइंड एनीवन डूइंग दिस विद यू, जस्ट इन्फॉर्म मी। ओके, now there is will to confront graft. Army strengthen firepower along LAC in eastern sector. इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटीज है, सेवरल लोकेशन। अब ये तोप को देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले हमने जब 14 OFB वाला वीडियो देखा था एपिसोड सीरीज में, उसमें ना उसका वीडियो देखो, उसमें आई शोड यू वन क्लिप जिसमें ये बताया है कि ये जो 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं ये काम क्या करती है। सी, मैनी ऑफ यू आर गोइंग फॉर दिस SSB, एंड इन जनरल भी ये जो डिफेंस है ना, इसके हमें कीवर्ड्स पता नहीं होते, हम कई बार प्लेन दूसरा है, दूसरे प्लेन का नाम बोलते हैं, तो एक जनरल वोकेबुलरी डिफेंस की भी होनी चाहिए। जैसे ये बोफोर्स है, ये बोफोर्स गन है तवांग सेक्टर में। बोफोर्स में कंट्रोवर्सी हुई थी वो अलग बात है, बट बोफोर्स इज अ वेरी केपेबल मशीन। कारगिल वॉर हुआ, उसमें जीतने में बहुत बड़ा रोल इस बोफोर्स का था। सो द पॉइंट इज हैव अ लुक एट दैट वीडियो। जो 7 DPSUs है, ये काम क्या करती हैं, काम, मशीन्स क्या होती है, कैलिबर क्या होता है, गन्स क्या होती है, आर्टिलरी क्या होता है, इन्फेंट्री क्या होता है, ये सब बेसिक बेसिक कीवर्ड्स यू शुड बी अवेयर, यू शुड हैव सम अवेयरनेस। सो ये LSC ईस्टर्न सेक्टर में चाइना का राइज हो रहा है, तो हमने भी यहाँ पे गन्स फिट कर दिए, जैसे एयर डिफेंस गन लगाया, M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन है बोफोर्स और आर्टिलरी गन का। गुड, वी आर प्रिपेयरिंग अवरसेल्व्स। देन कोवैक्सिन इंस्टिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्सीलेंट। हाउस पैनल है बॉर्डर मैनेजमेंट पे, कोवैक्सिन ने इंस्टिल किया है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये बात किसने कहा है? ICMR चीफ में। तो इस न्यूज का वेटेज बढ़ गया, वेटेज बढ़ गया बिकॉज इसको खुद चीफ ने कहा है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। सो दिस इज दैट। देन कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, रीओपन हो रहे हैं महाराष्ट्र में, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ऑफलाइन कॉलेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देन पुतिन, अभी एक वर्स्ट हिट हुआ है रशिया बाय कोविड की एक नई वेव से, कोविड। देन दिस इज रशियन अपोजिशन लीडर को, नवेल्नी को मिला है यूरोपियन यूनियन का प्राइज। US इंडिया इंटरेस्ट मेक्स अ, अलाइनमेंट ऑफ US इंडिया इंटरेस्ट मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस। देन दिस इज फेसबुक अपना नाम बदलने वाला है, जैसे पहले गूगल था, गूगल ने फिर एक नया नाम निकाला अल्फाबेट, और अल्फाबेट के अंदर सब आ गए, यूट्यूब, गूगल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही फेसबुक एक ब्रांड बन जाएगा, इंस्टाग्राम भी रहेगा इस टाइप से, और ऊपर आएगा दिस सम न्यू नेम, लेट अस सी।
पेंटागन चीफ अर्जेस मोर ब्लैक सी सिक्योरिटी टाइज। ब्लैक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाई ऑयल की प्राइस है और इसके कारण ग्लोबल रिकवरी स्लो हो रही है बिकॉज फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन मतलब कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ती है तो फिर दिस दिस इन्फ्लेशन आता है तो उससे रिकवरी डिफिकल्ट हो जाती है। तो हाई ऑयल प्राइसेस के कारण रिकवरी डिफिकल्ट हो रही है। ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस भी चल रहा है। यूएई मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया की एनर्जी डिमांड्स को वो कंसिडर करेंगे। गोल्ड का इंपोर्ट क्लाइम हुआ है। वोडाफोन स्पेक्ट्रम ड्यूज। देन फ्यूचर अमेजन, दिस इज आर्बिट्रेशन। सैलरी 9.3% 2022 में बढ़ेगी, अच्छी बात है। देन दिस इज स्पोर्ट्स। सो दिस अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन है, वहां पे भी वैक्सीन मैंडेटरी कर दिया है, देखते हैं जोकोविक जाता है या नहीं। देन दिस इज अबाउट इंडियन एक्सप्रेस। ये है बुद्धिस्ट सर्किट। सी प्राइम मिनिस्टर साहब, लुक एट द कीवर्ड महापरिनिर्वाणा टेम्पल। कहाँ पर है? कुशीनगर में। इसका मीनिंग बताना है, जो पहले सवाल पूछा था ना, दिस इज द मीनिंग। देन एजुकेशन टू ट्रेवल आउटवर्ड और रेमिटेंस बढ़ा अगस्त में। ओके। देन 50,000 का कंपनसेशन है अनसीजनल। दिस इज दिल्ली पुलिस, पुलिस को मेमोरेशन डे। डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, ये ऑनर में इस मॉन्यूमेंट को यहाँ पे लिट किया है। ये किया है ट्राई कलर में। 100 मिलियन वैक्सीनेशन का जो हमने माइलस्टोन अचीव किया है उसके लिए। देन दिस इज कुशीनगर। एलएससी में अपग्रेड्स चल रहे हैं, मिलिटेंट्स फ्लश आउट कर रहे हैं हम जम्मू एंड कश्मीर से। देन दिस इज आर्मी जवान एंड गाइडलाइन है ग्लोबल ट्रैवलर का रिवाइज हुआ। सी इंडिया ब्राजील सॉ बिगेस्ट जंप इन हीट रिलेटेड डेथ। हीट रिलेटेड डेथ, हीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट ने फूड प्रोड्यूस को भी इम्पैक्ट किया है। जैसे एक मूवी है ना इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर में अर्थ का क्लाइमेट चेंज होता है और केवल एक ही क्रॉप सस्टेन कर पाती है, दिस मेज, बाकी सारी क्रॉप्स चली जाती है। हीट इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। 2020 में 19% ग्लोबल लैंड सरफेस अफेक्ट हुआ एक्सट्रीम ड्रॉट से, और इससे 13% वैल्यू दैट हैड नॉट एक्सीड 13% बिटवीन 50 एंड 1999। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो क्रॉप है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है। जैसे मेज हैज सीन अ 6% डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड पोटेंशियल। जल्दी मैच्योर हो जाती है बट उसका जो दाना है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाता, तो ओवरऑल इल्ड कम हो जाती है, स्मॉलर इल्ड होती है बिकॉज प्लांट जल्दी मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिटी जल्दी आ रही है। तो क्रॉप इल्ड कम हो रही है। वीट में भी 3% कम हुआ है। बायोडाइवर्सिटी वैसे ही कम हो रही है, तो दिस इज नॉट गुड। देन क्वेश्चंस अराउंड द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर चल रहा है अभी। आर्मी का काउंटर टेरर ऑपरेशंस है। कुशीनगर के वाइटल्स हैं। कुशीनगर का है ये, दिस इज कुशीनगर, ये यूपी है और दिस इज कुशीनगर, नेपाल बॉर्डर के पास है। देन ऑन सिक्योरिटी रॉन्ग रीजंस रॉन्ग आंसर्स। देन शी द पीपल, रिमेंबरिंग उधम सिंह जी, अभी एक मूवी भी आई है। नेम गेम, ये फेसबुक है, रिपोर्टेडली प्लानिंग टू चेंज द होल्डिंग कंपनीज नेम। कंफ्यूजिंग एन एक्चुअल प्रॉब्लम फॉर अ PR1। मतलब फेसबुक अब एक ऐप बन जाएगा जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है और पेरेंट कंपनी का नाम अलग होगा। तो दिस इज फेसबुक, पेरेंट कंपनी जो ओन करती है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन फेसबुक ओन करता है क्या? माइक्रोसॉफ्ट था ना, इसको कंफर्म करिए लिंक्डइन। देन दिस इज चेंजिंग इट्स नेम, वन थिंग बिकेम क्लियर। मार्क जकरबर्ग ने अभी स्टेटमेंट दिया, देखते हैं नया नाम आएगा, लेट अस सी। जैसे गूगल ने अल्फाबेट कर दिया था। अवर वैक्सीन माइलस्टोन एंड दिस इज तालिबान। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ ह्यूमन राइट। कंडम किया है जो अटैक्स हुए हैं बांग्लादेश में, नॉट एट ऑल गुड। देन दिस इज डेमास्कस, गुड बाय कोलंबस। जो वाइकिंग्स थे वो 1000 साल पहले ही अटलांटिक को क्रॉस कर लिए थे, कोलंबस से भी पहले। फ्यूचर रिटेल है, दिस इज VI वोडाफोन। टेस्ला EV इंपोर्ट पे ड्यूटी कट्स की डिमांड कर रहा है। फेसबुक नाम चेंज कर रहा है। शी इज चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ लीविंग IMF और रीजॉइन करेंगी हार्वर्ड एकेडमिक्स। इंडिया एक्सपेक्टेड टू सी हायर सैलरी 9.3%। इंडिया फॉक्सकॉन इंडिया में EVs बनाना चाहता है, ये बड़ा अच्छा मूव होगा, हमें बहुत बेनिफिट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। प्राइम मिनिस्टर रिफॉर्म्स टू कंटिन्यू टू बिकम आत्मनिर्भर। पेपाल $45 बिलियन का बिड कर रहा है पिंटरेस्ट के लिए, लेट अस सी। सो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस। 3 कीवर्ड्स देखते हैं एथिक्स के।
एथिक्स का जो पहला कीवर्ड है वो कीवर्ड है नेम गेम। नेम गेम से पहले ये फेसबुक था, दिस इज कीवर्ड। ये कीवर्ड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज यू आर एन आईएएस, आपको स्कूल में बुलाया जाता है एक कंपटीशन में एज अ जज, और उस कंपटीशन में आपका जो बच्चा है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब एज अ जज आपको, बिकॉज आपकी ड्यूटी भी है तो वो ड्यूटी फुलफिल करे, बट आप वहाँ पे पेरेंट भी हो, तो ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। Conflict of interest arises when our interest conflict with another's to whom we owe a duty. You owe a duty कि आपको जजमेंट देना है, बट आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है, यू वुड लव अगर आपका बच्चा जीतेगा, तो इसको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए, टेल। एथिक्स में कुछ सही गलत नहीं होता है, जो भी आप बोलो उसको बैक करो एक प्रॉपर रीजन के साथ। कॉन्सिक्वेशनलिज्म क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से आपके एथिक्स जज किए जाएंगे। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट आपके झूठ बोलने से किसी की लाइफ सेव हो गई, तो वो झूठ बोलना सही है या गलत है। एथिकल थ्योरी दैट जजेस एन एक्शंस मोरल करेक्टेडनेस बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए। डिओन्टोलॉजी, ये डिओन ग्रीक वर्ड है, उससे आया है, मतलब कि रूल। रूल का फॉलो कर रहे हो मतलब आप एथिकल हो, रूल का फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो आप अनएथिकल हो। Deontology is an ethical theory that uses rules to discern the moral course of action. नियम का पालन। बट अब इसमें सवाल ये उठता है, नियम ही गलत है और उस गलत नियम का पालन करोगे तो आपको एथिकल बोलेंगे या फिर अनएथिकल बोलेंगे। दिस इज डिओन्टोलॉजी। सो दिस इज थ्री keywords फॉर एथिक्स: नेम गेम, हीट, हाई ऑयल, हॉविट्जर, बोफोर्स। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत मैच्योरिटी के साथ ये सवाल लिखना है, ओके, मैच्योरिटी। देन दिस इज अबाउट वेदर, और ये प्रश्न तैयार करना है गौतम बुद्धा पे, वेरी हाई एंडिंग। सो दिस इज 21st of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.